नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी ने यूपी में कानून व्यवस्था को बनाया बंधक। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को भाजपा ने बंधक बना लिया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा अराजकता और हिंसा किया जाना लोकतंत्र का उपहास है। सत्ताधारी भाजपा के लोग सरेआम लोकतंत्र का गला घोटते नजर आए और पुलिस प्रशासन लोकतंत्र की हत्या के समय मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक अधिकारी भाजपा के एजेंट की भूमिका में है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का कृत्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें अवसर देकर नामांकन कराने की व्यवस्था की जाए अथवा पूरी प्रक्रिया फिर से की जाए। लोकतंत्र का भाजपा ने बहुत अहित किया है। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रत्याशियों को धमकी दी जा रही है। कई जिलों में भाजपा ने पर्चे नहीं लेने दिए। समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के पर्चे छीन लिए गए। जनता में भाजपा के विरुद्ध भारी जन आक्रोश है। वह 2022 में विधानसभा के चुनाव में जनता पूरा हिसाब किताब करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, लोग बिना मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, कोरोना की लड़ाई होगी कमजोर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम भीड़भाड़ वाली जगहों की कई तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भी लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं और शारीरिक दूरियों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यह सुखद नज़ारा नहीं है और इससे हमें भय की भावना पैदा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे समय में लापरवाही का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बस एक गलती बड़ा असर डाल सकती है और कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग को कमजोर कर सकती है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और केरल में लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे कोरोना के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों के तौर पर हमारा लक्ष्य डर उत्पन्न करना नहीं, बल्कि लोगों से अनुरोध करना है कि वह सभी नियमों का पालन करें, जिससे आने वाले समय में हम इस महामारी से आगे बढ़ सकें। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्शन में नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बदल दिया स्टाफ के काम करने का समय। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते रेल मंत्री ने सबसे पहले अपने स्टाफ के काम करने का समय बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री का स्टाफ अब 2 शिफ्ट में काम करेगा। यह स्टाफ सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक काम करेगा। रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी यह आदेश सिर्फ रेल मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है। हालांकि आगे इसका विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें रेल मंत्रालय के साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों को 2 टूक, कहा रद्द नहीं होगा कृषि कानून। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ अन्य विकल्पों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है और बातचीत करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र, बिहार सहित इन राज्यों में अगले हफ्ते खुल जाएंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी के बीच अधिकतर राज्यों से सख्त लॉकडाउन हट चुका है। जीवन पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान को देखते हुए कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही हैं। दिल्ली समेत अधिकतर राज्य अभी स्कूल बंद ही रखना चाहते हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा है। हालांकि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार समेत कुछ राज्य अगले सप्ताह से स्कूल खोल रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांसीसी कोर्ट का आदेश, कैनर्स एनर्जी भारत की 20 सरकारी संपत्तियों को करेगी जब्त। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की कैनर्स एनर्जी ने मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को कैनर्स एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिसमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई है। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वे कैनर्स एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कैनर्स एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान के डर से मैदान छोड़ भागे सैनिक, अफगान महिलाओं ने संभाला मोर्चा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और अफगानिस्तान के सैनिकों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है। ऐसे में अफगान की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए हथियारों के साथ मैदान में उतर आई हैं। उनका कहना है कि वो आखिरी दम तक तालिबान से लड़ने के लिए तैयार हैं। द सन में छपी खबर के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान राज की आशंका के मद्देनजर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वह सड़कों पर उतरकर तालिबान विरोधी नारे लगा रही हैं और युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए भी तैयार हैं। घोर स्थित महिला निदेशालय की प्रमुख हालिमा प्रास्तिस ने कहा है कि कुछ महिलाएं सुरक्षा बलों को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से प्रेरित करना चाहती हैं, जबकि अधिकांश तालिबान से युद्ध के लिए भी तैयार है और मैं भी उनमें शामिल हूं। हमने गवर्नर से भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नीचे चक्कर लगाते 10 यूएफओ कैमरे में कैद, एलियंस के अस्तित्व पर फिर छिड़ी बहस। जी हां दोस्तों, एलियंस को लेकर एक और दावा सामने आया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ठीक नीचे कम से कम 10 छोटी काली वस्तुओं को उड़ते हुए कैप्चर किया गया है, जिन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओ कहा जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लाइव फीड के दौरान दक्षिणी अटलांटिक सागर के ऊपर एक सर्कल में 10 यूएफओ नजर आए हैं। द सन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से नासा की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कैप्चर की गई तस्वीरों में आर्ब जैसी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। यूएफओ हंटर मिस्टर MBB333 ने स्पेस वॉचर द्वारा 3 जुलाई को लिए गए स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। इनमें देखा जा सकता है कि कुछ छोटी छोटी वस्तुएं नजर आ रही हैं। इन वस्तुओं को यूएफओ कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह का निधन, 87 की उम्र में शिमला के आईजीएमसी में ली आखिरी सांस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वीरभद्र सिंह ने 87 साल की उम्र में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सुबह 3:40 पर अंतिम सांस ली। आईजीएमसी के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जनकराज ने उनके निधन की पुष्टि की। आपको बता दें दोस्तों, वीरभद्र सिंह को 30 अप्रैल को शिमला के आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। वीरभद्र सिंह को सोमवार को सांस लेने में दिक्कत के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से ऊपर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। साथ ही एक और ट्रफ रेखा झारखंड से उड़ीसा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इससे दक्षिणी बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में भी मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आज के बाद बारिश होने का अनुमान बताया गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिससे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं डीजल में 9 पैसे की वृद्धि की गई, जिससे दिल्ली में डीजल के भाव 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी भाव के आधार पर सोना 208 रुपये सस्ता हो गया। वहीं चांदी की कीमत में 1143 रुपये की भारी टूट दर्ज की गई। 8 जुलाई को भारतीय बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 47,815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 68,285 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में जनसंख्या विस्फोट पर लगाम लगाने की कवायद, योगी सरकार घोषित करेगी नई जनसंख्या नीति। जी हां दोस्तों, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से एक और जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों को सुलभता से बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी, वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया पे टू कॉन्टैक्ट्स, अब नंबर पर तुरंत भेज सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जी हां दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने नई सर्विस की शुरुआत की है। अब यूपीआई पेमेंट के लिए पे टू कॉन्टैक्ट सेवा को एयरटेल की तरफ से शुरू किया गया है। इसकी मदद से अब यूजर्स मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी को भी नंबर पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए अब किसी को भी यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट नंबर को रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पे टू कॉन्टैक्ट सर्विस के जरिए कस्टमर्स को ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे। कस्टमर बिना बैंक डिटेल या फिर यूपीआई आईडी एंटर करके ही पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे ग्राहकों का समय भी बचेगा। साथ ही कस्टमर्स भीम यूपीआई सेक्शन पर जाकर पे मनी टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर आसानी से पैसा भेज सकेंगे। तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।